हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIM 162, दैट इज हिस्ट्री ऑफ भारत फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी CE। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा इसमें आपको इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे BHIM 162 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी अगर आपको गेस्ट पेपर लेने हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड में अपना जा करके यहाँ पे इंटर करोगे सब्जेक्ट कोड और आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से आप बाय नाउ पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321 और इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, जहाँ पर आपके लिए हम ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ राजा मानसिंह एंड मुगल गवर्नर इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या रोल होता है राजा मानसिंह का और मुगल गवर्नर का। सो राजा मानसिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पेयर राजा मानसिंह फर्स्ट। सो अगर हम देखें तो राजा मानसिंह जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूलर रहते हैं, ठीक है, राजपूत रूलर जो कि मुगल एम्पेयर के कोर्ट में रहते हैं, ठीक है। He served as the governor of different मुगल provinces and was a trusted commander। वो ठीक है अलग अलग मुगल प्रोविंसेस में गवर्नर के रूप में सर्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही ट्रस्टेड कमांडर होते हैं वो, ठीक है। इवन दो he worked under the Mughal Empire, he remained devoted to Hindu traditions and played a major role in the construction and renovation of temples। चूँकि यहाँ पर वो मुगल एम्पायर के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, फिर भी वो बहुत ही मतलब एक क्या होते हैं, भक्त होते हैं, ठीक है, हिंदू ट्रेडिशन को मानने वाले, ठीक है। और उनका बहुत अहम रोल हो जाता है यहाँ पे मंदिरों के निर्माण में और उसका रिनोवेशन में, मतलब कि पुनः निर्माण, यानी कि जो मंदिर किसी तरह से टूटे होते हैं, ठीक है, उसको फिर से बनवाने में, ठीक है। His work showed that political services to the Mughals and support for Hindu religion could exist together। और उनका यही काम दिखाता है कि किस तरह से वो मुगल्स के अंदर रह करके पॉलिटिकल सर्विस भी दे रहे थे और अपने हिंदू रिलीजन को भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, दोनों को एक साथ कैसे कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनका देखेंगे क्या रोल होता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। सो राजा मानसिंह यूज हिज वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस टू बिल्ड मेनी हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने अपने धन का और अपने जो भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिस तरह से उनको प्रभाव है, ठीक है, उसका उन्होंने उपयोग करके बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बनवाए। ही बिलीव दैट टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। उनका मानना था कि मंदिर जो होता है वो सिर्फ पूजा का एक स्थान नहीं होता है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, जैसे कि कल्चर का फैलाव, ठीक है, एजुकेशन यहाँ पे हो सकता है, सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम एज अ मुगल गवर्नर ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब वो मुगल गवर्नर थे, ठीक है, मुगल के टाइम में जब वो गवर्नर थे तो उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, भारत के कई भाग्यों में, ठीक है, अन्य हिस्सों में, ठीक है, उन्होंने मंदिरें बनवाए। One of its most famous contribution was the construction of the Grand Govind Dev Ji Temple in Vrindavan। उनका जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, जो गोविंद देव जी वृंदावन का है, वहाँ का मंदिर उन्होंने बहुत बड़ा एक बनवाया था, ठीक है। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड। और इस समय का सबसे एक बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, आर्किटेक्चर टेम्पल जो बना था वो था यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का जो ये मंदिर था, ठीक है, गोविंद देव जी, ठीक है। इट वाज बिल्ड यूजिंग रेड सैंडस्टोन
द सेम मटेरियल यूज्ड इन मेनी मुगल बिल्डिंग्स शोइंग अ ब्लेंड ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल। और यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया था रेड सैंडस्टोन, ठीक है, जो लाल पत्थर होता है ना वो वाला, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुगल के बिल्डिंग्स में हमको देखने को मिलता है, रेड फोर्ट हो गया या फिर और भी जगह पे। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मुगल का भी ब्लेंड हमको देखने को मिलता है राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में, ठीक है, दोनों का मिलावट एक तरह से, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इज़ द प्रमोशन ऑफ हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर का यहाँ पे फैलाव होता है। राजा मानसिंह ऑल्सो इनकरेज द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड टेम्पल्स एंड सपोर्टेड रिलीजियस स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट। यहाँ पे राजा मानसिंह जो होते हैं वो पुराने जो मंदिर होते हैं उसको फिर से वो पुनर्निर्माण करते हैं, उसको फिर से पुनर्जागरण करते हैं, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं यहाँ पे जो भी धार्मिक जो विद्वान होते हैं या जो पुजारी होते हैं उनको, ठीक है। हिज पैट्रोनेज हेल्प्ड प्रिजर्व हिंदू ट्रेडिशंस एट दैट टाइम व्हेन नॉर्थ इंडिया वाज अंडर मुगल रूल। और इनका जो ये पैट्रोनेज होता है वो मदद करता है हिंदू ट्रेडिशंस को उस समय फैलने में, ठीक है, उसको बचाने में, ठीक है, जब नॉर्थ इंडिया में मुगल रूल का शासन रहता है। टेम्पल बिल्ड्स बाय हिम बिकेम सेंटर्स फॉर फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज एंड लर्निंग। और उनके द्वारा जो बनाए गए मंदिर होते हैं वो केंद्र बन जाते हैं त्यौहार के लिए, ठीक है, कोई भी धार्मिक, ठीक है, जो भी सेरेमनीज होते हैं, ठीक है, कार्यक्रम होते हैं उनके लिए और लर्निंग के लिए, ठीक है, लोग यहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं, कल्चर को सीखते हैं, ठीक है, एजुकेशन को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लेंड ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। दोनों का यहाँ पे ब्लेंड मिलता है, दोनों का मिलावट मिलता है, ठीक है। सो द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड अंडर राजा मानसिंह रिफ्लेक्टेड अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं राजा मानसिंह के द्वारा उसमें हमको एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है जहाँ पर राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल दोनों हमको देखने को मिलता है। दे हैव लार्ज हॉल्स, ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स, आर्चेज एंड स्पेशियस कोर्टयार्ड्स। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमको हॉल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्व्ड, यहाँ पे जो पिलर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से नक्काशी किया गया होता है, ठीक है, और बहुत स्पेस वाला यहाँ पे कोर्टयार्ड भी हमको देखने को मिलता है। दिस ब्लेंड ऑफ स्टाइल सो हाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप थ्रू कल्चरल इंटीग्रेशंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और यही जो स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लेंड देखने को मिलता है, और कैसे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आर्ट और आर्किटेक्चर है दोनों का इस्तेमाल किया गया है, कल्चरल इंटीग्रेशन किया गया है मुगल पीरियड के दौरान। यानी कि जो मुगल के अलग अलग दरबार में हमको जिस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वैसा ही कुछ यहाँ पे हमको मंदिरों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। बाय बिल्डिंग टेम्पल्स राजा मान सिंह स्ट्रेंथेंड हिज रिलेशनशिप विद द राजपूत कम्युनिटी एंड गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ हिंदू सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे राजा मान सिंह, चूँकि ये क्या थे, एक मुगल के गवर्नर थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपने इतने मंदिरें बनवाए, इसकी वजह से इनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही मजबूत हो गया राजपूत कम्युनिटी में और इन्होंने ट्रस्ट हासिल किया हिंदू सब्जेक्ट का, ठीक है। हिज टेम्पल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस फॉलोड बाय इम्पेरर अकबर। और उनके जो ये टेम्पल प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लाया, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हम रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बाद में अकबर ने भी उसको माना। These constructions helped maintain peace and cooperations between Mughal rulers and the Rajput chiefs। और ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस थे, ये सारे जो मंदिर बनवाए गए, ये एक तरह से शांति लाया और कोऑपरेशन बनाया मुगल रूलर्स और राजपूत चीफ्स के बीच में, ठीक है। तो दोनों समुदाय के लोग इसको अच्छे से फॉलो किए। कंक्लूजन में हम बताएंगे, राजा मानसिंह प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाइल सर्विंग एज अ मुगल गवर्नर। राजा मानसिंह यहाँ पे अहम रोल निभाते हैं मंदिरों के निर्माण में, जबकि वो एक मुगल के गवर्नर के रूप में सर्व कर रहे होते हैं। ही बिल्ड मैनिफिशेंट टेम्पल्स, प्रमोटेड हिंदू कल्चर एंड सपोर्टेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। वो बहुत सारे अद्भुत मंदिर बनवाते हैं, उसके साथ साथ वो हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं, और वो जो भी धार्मिक संस्थान होते हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि पुराने जो मंदिर है उसको फिर से निर्माण करवाते हैं, ठीक है, बेहतर उसको करते हैं, ठीक है। हिज वर्क रिप्रेजेंट्स द हार्मोनी बिटवीन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजपूत ट्रेडिशन। और उनका ये काम जो है वो दिखाता है किस तरह से हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं, चाहे वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर राजपूत ट्रेडिशन हो। द टेम्पल बिल्ड्स अंडर हिज पैट्रोनेज रिमेन्स वैल्यूएबल एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज रिच कल्चर एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज। और उनके अंदर जो ये मंदिर बनवाए गए, ये बहुत बड़ा एक क्या है, पैट्रोनेज है, जो एक एग्जाम्पल देता है इंडिया के रिच कल्चर और आर्किटेक्चरल हेरिटेज का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा धरोहर यहाँ पे हमको कहलाता है, ठीक है, भारत का धरोहर, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज राइट ए नोट ऑन राइज एंड ग्रोथ ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। सो द राष्ट्रकूटा एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन अर्ली मेडिवल इंडिया। तो अर्ली मेडिवल इंडिया के टाइम में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम होता था राष्ट्रकूटा एम्पायर। इट रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू फ्रॉम द 8th to 10th सेंचुरी CE। और इसका जो समय काल था जब इसने रूल किया था, तो ये दक्कन के पठार के पास रूल किया था और
8 से 10वीं सेंचुरी तक ये अपना शासन करता है। द राष्ट्रकूटाज वे आर नोन फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड सपोर्ट फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। ये जो राष्ट्रकूटाज होते हैं ये जाने जाते हैं अपने मिलिट्री की मजबूती के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, अपने ट्रेड को फैलाने के लिए, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे होता है इनका राइज, पहले ये देखते हैं। राइज ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। द राष्ट्रकूटाज फर्स्ट सर्व्ड एज ए लोकल रूलर्स अंडर द चालुक्य डायनेस्टी। पहले तो ये लोकल रूलर्स की तरह सर्व करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के अंदर। अराउंड 753 CE दांती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्य रूलर कृतिवर्मन II एंड इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो यहाँ पे 753 ईस्वी में क्या होता है, दंती दुर्गा जो होते हैं वो डिफीट कर देते हैं उस समय के चालुक्य रूलर कृतिवर्मन II को, ठीक है, और वो उस समय अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पे एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं, राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है। ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम बाय कनकरिंग नियर बाई रीजन्स एंड बिकेम द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और वो अपने आस पड़ोस के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी वो अपना कब्जा जमा लेते हैं और एक बहुत बड़े उस समय के रूलर बन जाते हैं अपने डायनेस्टी के, ठीक है। आफ्टर दंती दुर्गा हिज अंकल कृष्ण फर्स्ट बिकेम द किंग। दंती दुर्गा के बाद जो उनके अंकल होते हैं कृष्ण फर्स्ट, वो किंग बनते हैं। ही फर्दर स्ट्रेथन द एम्पायर एंड बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। और उसके बाद जब वो अपने शासनकाल में आते हैं कृष्ण फर्स्ट, तो वो अपने एम्पायर को और मजबूत करते हैं और टेम्पल बनवाते हैं, कैलाश टेम्पल, जो कि एक बहुत बेहतरीन रॉक कट आर्किटेक्चर है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे इसका ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है एम्पायर का। द राष्ट्रकूटा एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट हाइट अंडर गोविंद III एंड अमोघवर्ष फर्स्ट, ठीक है। तो अमोघवर्ष फर्स्ट और गोविंद III के टाइम पीरियड में ये अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है। गोविंद III वाज अ पावरफुल मिलिट्री लीडर। ही डिफीटेड मेनी किंग्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड एक्सपेंडेड द एम्पायर फ्रॉम द नर्मदा रिवर टू द कावेरी रिवर। तो गोविंद तृतीय जो होते हैं ये बहुत ही पावरफुल मिलिट्री लीडर होते हैं। ये कई सारे राजाओं को हराते हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों चाहे वो साउथ के हों, ठीक है, और अपने एम्पायर को फैलाते हैं नर्मदा रिवर से लेकर के कावेरी रिवर तक, ठीक है। हिज विक्ट्रीज मेड द राष्ट्रकूटाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया। और उनकी ये सारी जीत जो है वो राष्ट्रकूटाज को एक बहुत बड़ी ताकत बना देती है इंडिया के अंदर। उसके बाद जो अमोघवर्ष जो होते हैं, अमोघवर्ष प्रथम रूल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड वाज नोन फॉर अ पीसफुल एंड वाइज किंग। ये अपने शांतिपूर्वक व्यवहार और एक बहुत ही चालाक राजा के नाम से मतलब राजा के बारे में जाने जाते हैं, ठीक है। ये बहुत चालाक होते हैं और ये शांति मतलब प्रिय होते हैं, ठीक है। ही इनकरेज्ड एजुकेशन, लिटरेचर, रिलीजन एंड कल्चर। ये इनकरेज करते हैं शिक्षा को, ठीक है, साहित्य को, धर्म को और कल्चर को। ही ऑल्सो रोट द कन्नड़ बुक कबीर जामर्गा, ठीक है, कबीर जामर्गा ये लिखते हैं अपने बुक कन्नड़ में, जो कि एक बहुत पुराना काम होता है, ठीक है, कन्नड़ लिटरेचर में, ठीक है, बहुत ही अर्लीस्ट वर्क है कन्नड़ लिटरेचर का, ठीक है। अब इस समय का एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कैसा होता है वो देखते हैं। द राष्ट्रकूटाज हैड एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। राष्ट्रकूटाज का बहुत ही अच्छा बेहतरीन यहाँ पे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी देखने को मिलता है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेज, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज फॉर इजी गवर्नेंस। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, एम्पायर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे प्रोविंस होते हैं, प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर विलेज होते हैं, ताकि आसानी से यहाँ पे उनको गवर्न किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पूरा एम्पायर है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सॉरी प्रोविंस हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर उसके बाद विलेज बटे हुए हैं, इस तरह से बटे हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन वाइल ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो फ्लरिश्ड। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन पेशा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। दे मेंटेन गुड ट्रेड रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज स्पेशली थ्रू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा अपना ट्रेड रिलेशन बनाए रखते हैं, ठीक है, आस पड़ोसी के जो देश होते हैं उससे, खास करके जो इनके वेस्टर्न कोस्ट होते हैं भारत के, ठीक है। भारत का अगर हम वेस्टर्न कोस्ट देखें, ठीक है, इधर का जो आता है अरेबियन सी तरफ का, तो ये कोस्ट तरफ से ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपना रिलेशन बनाते हैं। अब देखेंगे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड रिलीजन में क्या होता है। द राष्ट्रकूटाज वेयर ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द कैलाश टेम्पल एट द इलोरा इज़ दियर ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर अचीवमेंट। अगर हम राष्ट्रकूटा की बात करें तो इनका बहुत अच्छा पैट्रोन मतलब बहुत ज़्यादा था, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जो कैलाश टेम्पल है इलोरा का, वो इसका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हमको पता चलता है। दे सपोर्टेड डिफरेंट रिलीजन इंक्लूडिंग हिंदुज़म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म एंड रिस्पेक्टेड रिलीजियस फ्रीडम। ये अलग अलग जो भी धर्म थे सभी को ये सपोर्ट करते थे, जैसे हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और ये दूसरे रिलीजियस फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। कंक्लूजन में हम बताएंगे द राष्ट्रकूटा एम्पायर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राष्ट्रकूटा एम्पायर जो था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमको दिखता है
पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री में, ठीक है। थ्रू स्ट्रॉन्ग रूलर्स, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सक्सेस एंड सपोर्ट फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, द राष्ट्रकूटास बिल्ड अ पावरफुल एम्पायर। तो अपने स्ट्रॉन्ग रूलर्स की वजह से, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सक्सेस की वजह से और सपोर्ट आर्ट एंड लिटरेचर में करके राष्ट्रकूटा जो होता है वो एक बहुत पावरफुल एम्पायर यहाँ पे बना लेता है। Their achievements, especially the Kailash temple and contribution of Kannada literature, continue to remembered as valuable part of India's rich heritage। और इनका जो अचीवमेंट है, जैसे कि हमको कैलाश टेम्पल में देखने को मिलता है, और इनका कन्नड़ लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट हो जाता है इंडिया के रिच हेरिटेज के अंदर, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन जो हम देखेंगे, दैट इज़ डिस्कस द ग्रोथ ऑफ भक्ति ट्रेडिशंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ भारत। तो भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में जो भक्ति ट्रेडिशन था उसका कैसे ग्रोथ होता है वो हम देखते हैं। सो द भक्ति ट्रेडिशन वाज अ रिलीजियस मूवमेंट दैट स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ भारत बिटवीन 7th and 17th century। तो जो भक्ति ट्रेडिशन था एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में फैला 7 से 17वीं शताब्दी के बीच में। It taught that people could reach the God through love, devotion and faith instead of only performing rituals। इन्होंने सिखाया कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं प्यार से, भक्ति से और विश्वास से, ना कि सिर्फ ये पूजा पाठ करके, ठीक है। द मूवमेंट अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनकरेज इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल। ये जो मूवमेंट था ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करता था, यानी जो कास्ट को लेकर के लोग जो आपस में एक डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, उसको ये अपोज करता था और लोगों के बीच में समानता को ये बढ़ाता था। संत प्रीच इन लोकल लैंग्वेजेस सो दैट कॉमन पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड दियर टीचिंग्स। जो संत होते थे यहाँ पे वो वहाँ की लोकल भाषा में लोगों को सिखाते थे ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उसको अच्छे से समझ पाए और उनकी सीख को अपना पाएँ, ठीक है। अब इसका कैसा हमको देखने को मिलता है साउथ भारत के अंदर वो देखते हैं। भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ भारत। द भक्ति मूवमेंट बिगेन इन साउथ भारत with the Alvars, devotee of Vishnu, and Nayanars, devotee of Shiva, in Tamil Nadu during the 7th to 9th century। तो अगर हम साउथ भारत के अंदर देखें तो जो भक्ति मूवमेंट था उसका शुरुआत होता है अलवर और नैनर के द्वारा। अलवर जो होते हैं वो विष्णु के भक्त होते हैं और नैनर्स जो होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं, और ये तमिलनाडु में शुरू होता है 7th से 9th सेंचुरी के बीच में। दे sang डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल एंड इनकरेज पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट टू वर्शिप गॉड। ये जो डिवोशनल सॉन्ग भक्ति जो गीत होती है, ठीक है, वो ये गाते हैं तमिल भाषा में सॉरी तो दे सॉन्ग डिवोशनल सॉन्ग्स, वो डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं, भक्ति जो भी यहाँ पे गीत होती है वो गाते हैं तमिल भाषा में, और वहाँ के लोगों को चाहे वो किसी भी कास्ट के हों उनको इनकरेज करते हैं कि वो भगवान की पूजा करें। देयर टीचिंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर भक्ति ट्रेडिशंस। उनके जो सीख होते हैं, शिक्षा होती है, वो बाद में प्रभावित करती है भक्ति ट्रेडिशन को फैलाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज द भक्ति ट्रेडिशन इन कर्नाटक। कर्नाटक में इसका क्या रोल होता है? इन कर्नाटक द मूवमेंट वाज लेड बाय बसवना एंड द वीरशिवा संस इन द 12th सेंचुरी। तो अगर हम कर्नाटक में देखें तो ये जो मूवमेंट है उसको लीड करते हैं बसवना और वीरशिवा, जो दोनों संत होते हैं, ठीक है, 12th सेंचुरी के समय में। दे अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड अननेसेसरी रिचुअल्स। तो ये अपोज करते हैं जो जाति के नाम पे लोग भेदभाव करते हैं उसको, बचपन में जो विवाह होता है बाल विवाह जिसको कहते हैं उसको अपोज करते हैं, और जो अननेसेसरी रिचुअल्स मतलब कि बिना मतलब कि जो ये पूजा पाठ का जो पूरा विधि होता है ना उसको ये मतलब एक तरह से अपोज करते हैं, ठीक है। दे बिलीव दैट ऑनेस्ट वर्क, इक्वालिटी एंड डिवोशन टू लॉर्ड शिवा वेयर द ट्रू पाथ्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो ये मतलब मानते हैं कि अगर आपका मेहनत है, आप किसी काम को करने में बहुत कड़ी लगन से काम करते हो, ठीक है, या फिर आप इक्वालिटी को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है, और शिव के प्रति आपकी भक्ति है, तो आपको सेलिब्रेशन का यही सच्चा पाथ है, ठीक है, यही आपको मतलब आपको सेलिब्रेशन को लेके जाएगा, ठीक है। तो इनका ये मानना था। नेक्स्ट इज़ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर देखें तो भक्ति ट्रेडिशन कैसे फैला। इन महाराष्ट्र संत लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकरम स्प्रेड द भक्ति मैसेज। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे संत थे, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकरम हो गए, ठीक है, तो ये यहाँ पे भक्ति मैसेज को फैलाए। दे वर्शिप्ड लॉर्ड विठोबा एंड कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स कॉल्ड अभंगाज इन द मराठी लैंग्वेज। तो इन्होंने यहाँ पे जो भगवान विठोबा भगवान है, ठीक है, उनकी पूजा करते थे ये, और ये यहाँ पे डिवोशनल भक्ति संगीत गाते थे जिसको अभंगाज कहा जाता था, जो कि मराठी लैंग्वेज में होती थी। देयर टीचिंग्स एम्फसाइज लव, इक्वालिटी एंड सिंपल लिविंग। इनके जो टीचिंग्स होते थे इसमें ये लव के बारे में बताते थे, इक्वालिटी के बारे में बताते थे, और सामान्य जीवन के बारे में ये लोगों को ज्ञान देते थे, ठीक है। नेक्स्ट
भक्ति ट्रेडिशन इन नॉर्थ भारत में अगर देखें तो भक्ति ट्रेडिशन का कैसे फैला हुआ। इन नॉर्थ भारत संत सच एज रामानंद, कबीर, रविदास, सूरदास, तुलसीदास एंड मीराबाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे बहुत सारे संत हुए, रामानंद, कबीर, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनका बहुत ही अहम रोल होता है। कबीर प्रीच्ड दैट गॉड इज वन एंड क्रिटिसाइज रिलीजियस डिवीजन। कबीर यहाँ पे सिखाते हैं कि भगवान जो है वो एक है, और जो धर्म के नाम पे यहाँ पे जो डिवीजन है उसको वो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि ये सही नहीं है, ठीक है। रविदास स्पोक अबाउट इक्वालिटी एंड डिग्निटी। वहीं रविदास जो होते हैं वो इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। मीराबाई एक्सप्रेस डीप डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा टाउट दियर डिवोशनल सॉन्ग्स थ्रू दियर डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है। तो मीराबाई जो होते हैं वो अपने जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं उनके द्वारा लॉर्ड कृष्ण के लिए अपना भक्ति जाहिर करते हैं, ठीक है, भक्ति सॉन्ग के द्वारा, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशन इन ईस्टर्न भारत में भक्ति ट्रेडिशन को देखते हैं। इन बंगाल एंड उड़ीसा चैतन्य महाप्रभु स्प्रेड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा थ्रू सिंगिंग एंड डांसिंग, कीर्तन। सो यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा में अगर देखें तो चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं वो कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं सिंगिंग और डांसिंग में, जिसको कीर्तन कहते हैं, ठीक है। इन असम श्रीमंत तो इन असम श्रीमंत शंकर देवा प्रमोटेड डिवोशनल टू विष्णु एंड एस्टैब्लिश प्रेयर हॉल्स कॉल्ड नामघर्स। अगर हम असम में देखें तो जो श्रीमंत होते हैं शंकर देव, वो यहाँ पे विष्णु के प्रति भक्ति को फैलाते हैं और यहाँ पे वो एक प्रेयर हॉल इस्टेब्लिश करते हैं जिसको नामघर कहते हैं, ठीक है, नामघर। दिस ट्रेडिशंस यूनाइटेड पीपल थ्रू म्यूजिक एंड कलेक्टिव वर्शिप। और ये जो ट्रेडिशन होता है ये लोगों को जोड़ता है आपस में म्यूजिक और वर्शिप के द्वारा, ठीक है। अब ये भक्ति ट्रेडिशन के कुछ मेन फीचर्स है वो हम समझते हैं। फर्स्ट, बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड। इनका विश्वास होता है एक भगवान में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लव एंड पर्सनल डिवोशन। यहाँ पे ये लव और पर्सनल डिवोशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। समाज में जो असमानता है या फिर जो जाति को लेकर के भेदभाव है उसको ये रिजेक्ट करते हैं। अपोजिशन टू मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशन। तो ये जो अंधभक्ति होता है या फिर जो मीनिंगलेस रिचुअल्स करने का मतलब कि जो बहुत सारे पूजा पाठ की जो विधि होती है उसको ये अपोज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत भाषा का ना उपयोग करके वहाँ की जो लोकल भाषा होती है उसको ये यूज करते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग बिफोर गॉड। भगवान के सामने सभी मनुष्य क्या हैं, एक समान है, ये मानते हैं। स्प्रेड ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, हाइम्स एंड पोइट्री। तो यहाँ पे भक्ति गीत हो गए, मंत्र हो गए, ठीक है, पोइट्री हो गए, ये सब ये फैलाते हैं यहाँ पे। तो ये सब इसके कुछ यहाँ पे हमने देखे कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके फीचर्स है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे The Bhakti traditions become one of the most influential religious and social movement in भारत। भक्ति ट्रेडिशन जो था वो बहुत ही प्रभावित करने वाला एक धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट था भारत के अंदर। It spread across different regions through the teachings of devoted sons who emphasized faith, love, equality and humanity। तो ये फैलता है पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ के जो संत लोग होते हैं उनकी शिक्षा के द्वारा, जो कि प्यार के प्रति, विश्वास के प्रति, समानता और मानवता के प्रति लोगों को शिक्षा ज्ञान देते हैं, ठीक है। By using local languages and simple teachings, the Bhakti movement brought religion closer to the common people and promoted social harmony and cultural unity। तो यहाँ पर ये सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान देते हैं जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ और वो उस सीख से अपने आप को धर्म से जोड़ें और सब लोग मिल करके एक सोशल हार्मोनी बनाएं और कल्चरल यूनिटी लाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे भक्ति ट्रेडिशन जो था वो इंडिया में, भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर फैला, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट एंड एसे ऑन द मुगल राजपूत रिलेशंस अंडर अकबर। अकबर के अंदर मुगल और राजपूत का जो रिलेशन था उसको हम यहाँ पे देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत बिकेम स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में मुगल और राजपूत के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था इस समय, ठीक है। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग ऑल राजपूत किंगडम्स, अकबर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे अन्य जो भी राजपूत किंगडम्स था उससे लड़ने के बजाय यहाँ पे अकबर ने एक पॉलिसी फॉलो किया दोस्ती का, कॉपरेशन का और रिस्पेक्ट का, ठीक है। जहाँ पे वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, ठीक है। दिस हेल्प्ड हिम एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन द मुगल एम्पायर। ये उसको मदद करता है अपने जो मुगल एम्पायर है उसको फैलाने में और मजबूत करने में। हिज पॉलिसी क्रिएटेड पीस एंड यूनिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उनकी यही पॉलिसी जो है वो इंडिया के अंदर बहुत जगहों पर यूनिटी लाता है, पीस लाता है, ठीक है, शांति लाता है। अकबर पॉलिसी टुवार्ड्स द राजपूत, इसकी जो पॉलिसी था राजपूत के खिलाफ, राजपूत के लिए, वो देखते हैं। अकबर बिलीव दैट विनिंग द सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स वाज बेटर दैन डिफीटिंग देम इन वॉर। अकबर का ये मानना था कि राजपूत को हम यहाँ पे
वॉर में हराएं, उससे बेहतर होगा कि हम उनके साथ क्या करें, उनका सपोर्ट हासिल करें, ठीक है। ही रिस्पेक्टेड देयर ट्रेडिशन, रिलीजन एंड कस्टम, वो उनके धर्म को, प्रथा धर्म जो भी था, ठीक है, पुरानी जो परंपरा थी, उन सबको वो यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। ही डिड नॉट फोर्स देम टू चेंज देयर फेथ, वो उनको कभी भी फोर्स नहीं करते हैं कि वो अपने जो भी फेथ है, विश्वास है, ठीक है, या फिर धर्म को बदले या फिर किसी भी तरह से बदलाव करें, ठीक है। दिस पॉलिसी हेल्प हिम गेन द ट्रस्ट ऑफ मेनी राजपूत रूलर्स, और इनकी यही नीति जो है वो उनको मदद करती है विश्वास पाने में अन्य राजपूत जो रूलर्स होते हैं उनका, ठीक है। अकबर ऑल्सो एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स एंड द जजिया टैक्स और नन मुस्लिम्स, यहाँ तक कि जो नन मुस्लिम्स होते हैं उनके ऊपर से जो टैक्स था, जजिया टैक्स या फिर जो पिलग्रिमेज टैक्स था, वो यहाँ पे वो एबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। दिस डिसीजंस मेड हिम पॉपुलर एमॉन्ग द हिंदू पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग द राजपूत, और ये इनका ये जो निर्णय होता है वो हिंदू जो लोग होते हैं उनके प्रति उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर देता है, ठीक है, और ख़ास करके राजपूत लोगों में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैरिज अलायंसेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द अकबर वाज फॉर्मिंग मैरिज अलायंसेज विथ राजपूत फैमिलीज। एक जो बहुत यहाँ पे बड़ा स्टेप देखने को मिलता है जो अकबर द्वारा लिया गया है वो था मैरिज अलायंस का, ठीक है, यानी कि जो शादियाँ करवाने का होता है, ठीक है, जो राजपूत के परिवारों में करवा देगा। ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा बड़मल ऑफ अंबर, ठीक है, वो यहाँ पे जो राजा बड़मल होते हैं अंबर के, उनकी पुत्री से ये शादी करते हैं। दिस मैरिज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन द मुगल एंड राजपूत, और ये एक मैरिज जो होता है बहुत बड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल अलायंस को बना देता है मुगल और राजपूत के बीच में। मेनी अदर राजपूत रूलर्स ऑल्सो एक्सेप्ट्स अकबर फ्रेंडशिप एंड बिकेम हिज लॉयल एलाइज, और भी जो दूसरे राजपूत रूलर होते हैं वो अकबर की दोस्ती को अपना लेते हैं और उनके लोग लॉयल एलाइज बन जाते हैं, ठीक है, उनके प्रति वफादार। नेक्स्ट इज राजपूत इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर गेव हिज हाई पोजीशंस टू राजपूत रूलर्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। अकबर यहाँ पे राजपूत लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में हाई पोजीशंस पे मतलब रखते हैं। ही ट्रीटेड सॉरी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है। सो ही क्रिएटेड देम विथ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्टेड देम विथ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं और उनके साथ अपना ट्रस्ट बनाते हैं जो कि उनकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फेमस राजपूत नोबल्स लाइक राजा मान सिंह, राजा तोदरमल सर्व द मुगल एम्पायर विथ ग्रेट लॉयल्टी। यहाँ पे जो बहुत यहाँ पे राजपूत नोबल्स जो होते हैं जैसे कि राजा मान सिंह हैं, राजा तोदरमल हैं, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर बहुत ही अपना एक लॉयल्टी यहाँ पे दिखाते हैं। राजा मान सिंह बिकेम द अकबर्स लीडिंग मिलिट्री कमांडर वाइल राजा तोदरमल इंट्रोड्यूस्ड इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। यहाँ पे जो राजा मानसिंह हैं वो अकबर के मिलिट्री कमांडर में लीड करते हैं, वहीं जो राजा तोदरमल हैं वो यहाँ पे कई सारे लैंड रिफॉर्म्स जो होते हैं वो यहाँ पे वो लाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस फ्रॉम मेवार, मेवार से इनको रेजिस्टेंस मिलता है। नॉट ऑल राजपूत रूलर्स एक्सेप्ट अकबर पॉलिसी, सभी राजपूत रूलर्स जो होते हैं वो अकबर की पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं। द किंगडम ऑफ मेवार स्ट्रांगली रेसिस्टेड मुगल रूल अंडर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के अंदर मेवार के द्वारा इनको काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन द महाराणा प्रताप एंड द मुगल आर्मी लेड बाय राजा मान सिंह। यहाँ पे एक बहुत फेमस बैटल होता है हल्दी घाटी का जो महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के द्वारा राजा मान सिंह के बीच में युद्ध किया जाता है। ऑल्दो द मुगल वॉन द बैटल, महाराणा प्रताप कंटिन्यू हिज स्ट्रगल एंड नेवर फुल्ली एक्सेप्टेड मुगल अथॉरिटी। यहाँ पर महाराणा प्रताप हार जाते हैं और ये जो मुगल हो जाता है वो बैटल जीत जाता है, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप उसके खिलाफ मुगल के खिलाफ अपना स्ट्रगल जारी रखते हैं और कभी भी मुगल अथॉरिटी को पूरे तरीके से सपोर्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मुगल राजपूत रिलेशन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अकबर्स राजपूत पॉलिसी ब्राउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेथन द मुगल एम्पायर। अकबर की जो राजपूत पॉलिसी जो ये बनाते हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है और मुगल एम्पायर को और मजबूत करता है। द राजपूत बिकेम ट्रस्टेड पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। यहाँ पे जो राजपूत होते हैं वो ट्रस्टेड पार्टनर बन जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर। देयर कॉपरेशन हेल्प द एम्पायर एक्सपैंड टू मेनी रीजन्स, और उनका कॉपरेशन सहमति जो होता है वो मदद करता है मुगल एम्पायर को और ज़्यादा क्षेत्रों में फैलने में। द पॉलिसी ऑल्सो promoted religious tolerance, cultural exchange and harmony between हिंदू एंड मुस्लिम। और इनकी जो ये पॉलिसी होती है वो एक रिलीजियस टॉलरेंस लाता है, और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब दूसरे धर्मों को ये अपनाते हैं, मतलब उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज होता है और हारमोनी बनता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंक्रीज लॉयल्टी टुवार्ड्स द मुगल एम्पायर। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है उसको कम करता है और साथ ही साथ यहाँ पे लॉयल्टी को बढ़ाता है मुगल एम्पायर के प्रति, ठीक है। तो ये सारे जो इनके इम्पैक्ट पड़े मुगल रूलर रिलेशनशिप के बीच में वो हमने देखा। कंक्लूजन में हम बताएंगे अकबर पॉलिसी टुवार्ड्स द राजपूत्स वाज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड इक्वल ट्रीटमेंट। अकबर की जो भी नीतियाँ थी राजपूत के साथ वो आधारित थी उनके प्रति रिस्पेक्ट को लेकर के, कोऑपरेशन को लेकर के और समानता को लेकर के, ठीक है।
Although some rulers like महाराणा प्रताप oppose मुगल रूल, most राजपूत किंगडम सपोर्ट अकबर। यहाँ पे फिर भी हमको देखने को मिलता है कि जो महाराणा प्रताप होते हैं वो यहाँ पे अपोज करते हैं मुगल रूल को, लेकिन और जो बाकी जो राजपूत किंगडम होते हैं वो अकबर को सपोर्ट करते हैं। दिस फ्रेंडली रिलेशनशिप became one of the main reasons for the success, stability and long lasting strength of the मुगल एम्पायर। और इनका जो यही दोस्ती का जो रिश्ता होता है ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि मुगल एम्पायर जो होता है वो लंबे समय तक यहाँ पे अपना सक्सेस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बना करके रखता है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाने में यहाँ पे जो अकबर की जो नीतियाँ होती है राजपूत को लेकर के वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो आपके सब्जेक्ट कोड BHIM 162 के थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको हमारी साइट shop.hindustanolive.com पे जाना है और यहाँ से आप आसानी से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।